नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीरज प्रकाश वंस अगेन आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं इस वीडियो में एक बड़ा ही सेंसिटिव जो केस होता है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, दैट इज द सेरेब्रल पाल्सी। सो आइए जानते हैं कि सीपी क्या होता है। हमारे सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आप देख सकेंगे कि वो टाइम पे न बैठ पाते हैं, न बोल पाते हैं, न चल पाते हैं। तो ये बेसिकली एक टाइप का मोटर डिसेबिलिटी होता है जिसमें जो ब्रेन का डैमेज होता है उसका जो नेचर होता है दैट इज टोटली नॉन प्रोग्रेसिव। सो साइट ऑफ द लीजन जो ब्रेन में होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन बच्चे का जो हेल्थ है वो ग्रो करता है और ब्रेन का साइज भी ग्रो करता है। तो एक बच्चा सीपी कैसे हो जाता है, उसे क्या क्या बेसिक रीजंस हैं, क्या क्या कॉमन कॉजेज हैं, आज मैं इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूं। ओके, सो जो सीपी के बच्चे होते हैं उसके होने का जो बेसिक रीजन है इसको हम 3 स्टेज में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज द एंटीनेटल, पेरीनेटल एंड द पोस्टनेटल। सो एंटीनेटल मींस जो बेबी का डिलीवरी है उसके पहले का स्टेज, और एट द स्टेज ऑफ दैट इज द पेरीनेटल इट मींस एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड द पोस्टनेटल इट मींस आफ्टर द बर्थ। सो क्या क्या बेसिक कॉजेज हो सकते हैं, लेट्स वॉच। सो फर्स्ट हम लोग आते हैं द कॉजेज दैट इज द एंटीनेटल, दैट इज द बिफोर बर्थ। सो बिफोर बर्थ अगर मदर के साथ ऐसा कुछ इलनेस हो रहा है, कोई क्रॉनिक डिजीज हुआ है, मतलब सफर करना पड़ा है, या एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, सपोज कहीं गिर गई है, सपोज ट्रैवलिंग में बाइक से गिर गई है, कुछ चोट लग गया है, या कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, उनका बीपी काफी हाई या लो हो गया है, शुगर का ट्रबल हो गया है, ऐसे केसेस में जो बच्चे का जो ब्रेन होता है उसमें सॉल्ट होता है और उसको ठीक से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी आपका कॉजेज होता है सीपी को डेवलप करने में। ओके, सेकेंड हो सकता है आपका प्री मैच्योरिटी। अगर बच्चा आपका प्री मैच्योर है, इट मीन हमारे 6 मंथ या 7 मंथ में डिलीवरी हो रहा है, सो इन दैट केस ये पॉसिबिलिटी होता है उस बच्चे का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो टोटल आपका डेवलप नहीं हुआ है। सो ऐसे बच्चों को फ्यूचर में या तो लो बीपी के वो से सफर करना होता है उन्हें है, या चांसेस होता है कि ब्रेन का हैमरेज हो जाना, तो इस रीजन से भी उनका सीपी में डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, इट मीन उनका सीपी का मीन्स हुआ कि उनका ब्रेन का जो सर्टेन एक्टिविटी होगा वो उसका अरेस्ट हो जाता है, वो ठीक से नहीं कर पाते हैं। ओके, सेकेंड स्टेज होता है दैट इज द पेरीनेटल स्टेज, इट मींस एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो यहां भी काफी सारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि सीपी को डेवलप करने में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आइए देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट जो कॉमनेस्ट कॉजेज है दैट इज द एस्फैक्सिया। एस्फैक्सिया मींस जो ब्रेन को आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट फैक्टर कॉजिंग द सीपी चाइल्ड। ओके, तो इसके पीछे रीजन क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट हो गया एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट द बर्थ। ओके, जब आप बेबी का डिलीवरी कराते हैं, जो नर्सिंग स्टाफ या मेडिकल डॉक्टर होते हैं, अगर उस समय ऐसा कुछ एक्सीडेंटली अगर हो गया है तो भी ब्रेन को काफी वो डिस्टर्ब करता है या उसको असॉल्ट करता है। उस केस में जो ब्रेन का सर्टेन पार्ट होगा वो काम करना बंद कर देता है, बिकॉज नॉर्मली हमारा जो ब्रेन होता है डिफरेंट पार्ट्स में आपको डिवाइडेड होते हैं और हर पार्ट के अपने डिफरेंट फंक्शन होते हैं। ओके, सो ब्रेन को डिफरेंट लोब्स में, डिफरेंट एरियाज में डिवाइड किया जाता है और हर एरिया का अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन जो है वो गवर्न करता है। सपोज विजन के लिए, स्पीच के लिए, साइट के लिए, हियरिंग के लिए, है ना। तो इस सारे सेल्स के लिए आपके ब्रेन में अलग अलग आपके एरियाज बने होते हैं जो कि हर एक पार्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो जिस भी एरिया को ब्लड नहीं मिल पा रहा है या उसके लैक ऑफ ऑक्सीजन है उसको, तो वो एरिया जो होता है पार्टिकुलरली काम करना अपना, वो उसका फंक्शन जो है सीज कर जाता है और वही उस बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता है। तो इट मींस वो बच्चा उस टास्क को या परफॉर्मेंस को कंप्लीट नहीं कर पाता है। नेक्स्ट हो सकता है नॉटेड अम्बिलिकल कॉर्ड। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, जिसके थ्रू प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और बेबी को सारा न्यूट्रिशन मिलता है अपने मदर के थ्रू। कभी कभी क्या होता है, ड्यू टू फास्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी, कुछ बेबी जो है अपने मदर के वॉर्म में जो है काफी रोल करते हैं। सो ऐसे में पॉसिबिलिटी होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो बच्चे के गले में ऐसे घूम जाता है। ओके, सो यहाँ भी कॉजेस करता है कि उसका जो आर्टरी है वो कंप्रेस हो गया है और ब्रेन को जितना ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, और ब्लड के साथ ही आपका चूंकि ऑक्सीजन कैरी होता है तो यहाँ पे कमी हो जाती है ब्रेन को ऑक्सीजन की। ओके, नेक्स्ट है कॉर्ड अराउंड द नेक। यहाँ भी सेम चीज है, अगर कॉर्ड अराउंड द नेक अगर फंस गया है तो वो भी कंप्रेशन कॉज करता है। नेक्स्ट हो गया प्रोलैप्स कॉर्ड। अगर कॉर्ड आपका प्रोलैप्स हो गया है तो उसके थ्रू ब्रेन को काफी असॉल्ट करता है ये। नेक्स्ट हो गया एंटीपार्टम हैमरेज। सो अगर
एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसका अगर हेमरेज कॉज कर रहा है, इट मींस जो ब्रेन हो गया उसको भी अगेन असॉल्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उसका जो फंक्शन होगा वो सीज कर जाएगा और ऐसे बच्चे टाइम पर अपने सारे जो नॉर्मल फंक्शंस होता है उसको नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हो गया मल्टीपल डिलीवरी। तो ऐसे जो भी फीमेल है या लेडी है जिनका केस होता है मल्टीपल डिलीवरी का, तो उनके 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, सो मे बी फर्स्ट चाइल्ड जो है वो नॉर्मल उनका डिलीवरी होगा, बट पॉसिबली सेकेंड, थर्ड या जो लास्ट बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और ये कॉज करता है सीपी में ऐसे होने का। तो जहां पे मल्टीपैरेंट्स डिलीवरी है वहां भी जो मे बी सेकेंड, थर्ड या जो लास्ट बेबी होता है वहां पे सीपी होने के चांसेस काफी कम होते हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड फैक्टर, दैट इज द बर्थ ट्रॉमा। सो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऐसा क्या क्या ट्रॉमा होना पॉसिबल हो सकता है। सो फर्स्ट वन आपका हो गया डिसप्रोपोर्शन। इट मींस जब बेबी का डिलीवरी होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले उसका हेड बाहर आता है, देन शोल्डर निकलते हैं, देन उसका ट्रंक है, लोअर लिम्ब है, इस तरह से एक रेशियो में बेबी बिट बाय बिट जो है अपने मम्मी के जो यूट्रस होते हैं उससे बाहर निकलते हैं। ओके, सो कभी कभी क्या होता है उसका जो हेड है या शोल्डर का साइज है वो काफी बड़ा होता है, इतना लार्ज होता है और जो सर्विक्स है वो कंप्लीट डायलेट नहीं कर पाया है। सो इस केस में वहां पे उसका हेड या शोल्डर फंस जाता है और इन दैट केस क्या होता है उसको बाय फोर्स उसको बाहर निकालने की कोशिश किया जाता है। तो ऐसे केसेस में भी चांसेस होता है कि उसका ब्रेन में असॉल्ट हो गया या कुछ चोट लग गया, तो ऐसे बच्चे भी सीपी में कन्वर्ट हो सकते हैं। सेकेंड हो गया फोर्सेस डिलीवरी। तो अगर ऐसा कुछ है कि जहां पर ब्रेन का साइज काफी बड़ा है या डिलीवरी नॉर्मली हो नहीं पा रहा है, सो कभी कभी नर्सिंग स्टाफ को या गांव देहात में क्या होता है जो अगर ट्रेन नर्सेस नहीं है या जो दाई डिलीवरी करवाती है ट्रेन नहीं होती है, तो फोर्सेस से काफी प्रेशर देके ब्रेन में स्कल के पास देके वो ट्राई करते हैं बेबी को पुल आउट करने का। सो ऐसे केस में अगर फोर्सेस से काफी यहाँ प्रेशर पड़ता है स्कल में, सो ये भी यहाँ पे कॉज करता है एस्फैक्सिया का और बेबी जो होता है वो सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हो गया ब्रीच डिलीवरी। सो ब्रीच इट मींस दैट इज द मैल पोजिशनिंग ऑफ द बेबी। कभी कभी क्या होता है बेबी जब आपका मदर के यूट्रस में रोटेट करता है वो, ठीक है, सो अगर पोजिशन उसका नॉर्मल नहीं रहेगा, इट मींस उसका हेड पहले आना चाहिए, देन शोल्डर, देन ट्रंक, देन लोअर लिम्ब। अगर कभी कभी क्या होता है कि उसका पोजिशन सही नहीं होता है, ऐसे केसेस में भी चांसेस होता है उसका सीपी में कन्वर्ट होने का। देन हो गया रैपिड डिलीवरी। सो कभी कभी क्या होता है इमरजेंसी में डिलीवरी जो है रैपिडली कराना होता है, तो ऐसे में चांसेस होता है कि ब्रेन में कुछ असॉल्ट हो गया है। ओके, या कभी कभी होता है कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो रैपिड डिलीवरी में भी चांस होता है कि बेबी जो है वो सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, दैट इज द पोस्ट नाटल स्टेज। इट मींस डिलीवरी के बाद अगर डिलीवरी नॉर्मल हुआ है उसके बाद बेबी जो है वो कैसे सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। सो फर्स्ट फैक्टर इट इज द सीवियर जॉन्डिस। अगर काफी ज्यादा मात्रा होता है बिलीरुबिन का, इस केस में चांसेस होता है कि पेशेंट का जो बेबी है उसका लीवर को वो अफेक्ट करे, उसके हार्ट को अफेक्ट करे, तो ऐसे केसेस में भी उसके जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ब्रेन के वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं और बेबी जो होता है वो सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हो गया हाइपोग्लाइसेमिया। अगर बेबी के जो शुगर का लेवल है काफी घट जाता है, तो ऐसे में उसका बीपी काफी डाउन हो सकता है और इस केस में भी जो ब्रेन को जितना प्रॉपर शुगर या ऑक्सीजन या ब्लड मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है और ऐसे केसेस में उसका ब्रेन अगेन उसका जो डेवलपमेंट है वो अरेस्ट हो जाता है और वो सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट हो गया इंट्रायूट्राइन वायरल इन्फेक्शन। अगर मदर से किसी टाइप का उसका जो वायरल इन्फेक्शन है वो बेबी में कैरी ऑन हो गया या पास हो गया उस केस में, तो यहां भी उसके ब्रेन को असॉल्ट करता है ड्यू टू इन्फेक्शन और उसका जो ब्रेन है वो नॉर्मल की जगह सीपी में कन्वर्ट हो सकता है। इट मींस सर्टेन फंक्शन जो ब्रेन का होगा उसका एक्टिविटी अरेस्ट हो गया या डैमेज हो गया। ओके, अगर ब्रेन डैमेज हो गया है तो सर्टेन पार्ट या सर्टेन एक्टिविटी वो बच्चा नहीं कर पाता है। ओके, नेक्स्ट हो गया न्यूनाटल मेनिंजाइटिस। अगेन यहाँ पे कॉज कर रहा है वायरल इन्फेक्शन का, तो यहाँ पे जो ब्रेन के मेनिंजेस होते हैं जो लेयर होते हैं वो अफेक्टेड हो गए हैं। सो अगेन ये केस आपका बनता है ब्रेन डैमेज का और ये भी सीपी में काफी हद तक रोल प्ले करता है सीपी को डेवलप करने में। नेक्स्ट हो गया जेनेटिकल कॉजेस। सर्टेन कुछ कभी कभी वो जीन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली पास ऑन होते रहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे में वो जीन आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे। सो अगर एक जनरेशन में सीपी बच्चे आ रहे हैं, सो मे बी अगर वहां पे क्रॉस मैचिंग नहीं हुआ है मैरिज में, सो मैरिज में इसलिए दो अलग अलग फैमिली के जो बॉयज एंड गर्ल्स को क्रॉस मैचिंग करा के शादी कराने का हमारे यहाँ कस्टम है। कभी कभी क्या होता है किसी किसी खास कस्टम में अगर सेम ही फैमिली
के लोग आपस में शादी करते हैं, सो वहां पे ये जीन आपका क्रॉस ओवर नहीं हो पाता है। सो कभी कभी देखने को मिलता है कि 2 से 3 जनरेशन में ये जीन आपको फॉरवर्ड हो रहा है या कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, और हर जनरेशन में आपको सीपी के बच्चे मिल रहे हैं। सो कोशिश करना चाहिए कि जब भी मैरिज हो रहा है, यहाँ पे 2 अलग अलग फैमिली के लोग रहेंगे, तो हम यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है सीपी का, इसको हम वहां पे स्टॉप कर सकते हैं, ताकि ये दूसरे जनरेशन में डेवलप ना करें। नेक्स्ट कॉजेज, दैट इज द वैस्कुलर कॉजेज। अगर कहीं भी उस बच्चे का जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है या जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है वो अगर अफेक्टेड हो जाता है, तो उस केस में भी ब्रेन हमारा जो डैमेज होता है, उसका एक्टिविटी अरेस्ट होता है, और जो ब्रेन उसका नॉर्मल होता है वो सीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो ये कुछ कॉमन फैक्टर थे जो कि एक नॉर्मल बच्चे को सीपी में कैसे कन्वर्ट करने में वो प्रमोट करता है, और जो बच्चा होता है देन फ्यूचर में मल्टीपल डिसेबिलिटी से सफर करता है। सो बेसिकली उसमें जो मोटर स्किल होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है, और जहां जिस बच्चे को अगर 3 मंथ में करना है, 6 मंथ में करना है, 6 मंथ में करना है, या 1 ईयर में करना है, या 2 साल में करना है, जो नॉर्मल इसको नॉर्मल माइलस्टोन करते हैं, बस सीपी वाले केस में सारे जो उसके माइलस्टोन होते हैं वो डिलेट हो जाते हैं। ओके, जैसे बच्चा आपका छोटा होता है, आपकी तरफ देखता है, आपकी तरफ स्माइल करता है, अपने हाथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है, 6 मंथ में लगभग बैठ जाता है, 1 साल के पहले ही आसपास में वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, ये उसका नॉर्मल डेवलपमेंट है। बट सीपी चार्ट में क्या होता है, बच्चे का एज भले ही कहने को 5 साल या 10 साल या 15 साल हो गया है, बट इन चीजों को अभी तक वो सीख नहीं पाया है। तो 6 साल का बच्चा भी अपने करवट को बदल नहीं पा रहा है, अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर पा रहा है। सो उसका बाय एज तो 6 ईयर का है, बट अभी भी उसका जो ब्रेन है वो 3 या 6 मंथ के बच्चे के बराबर है। ओके, तो ऐसे बच्चे जिनके भी फैमिली में हैं उनके लिए काफी ट्रबलसम होता है, और इस केस में पूरी एक रिहेबिलिटेशन टीम का इसमें अप्रोच या वर्क काम करता है, जिसमें फिजियोथेरापिस्ट का मेन रोल होता है कि कैसे उस पेशेंट के फिजिकल डिफॉर्मिटी को या लिमिटेशंस को हम कम से कम वहां पे उसको सही टाइम पे उसको रोक सकें, ताकि जब बच्चा खड़े होने के स्टेज में अगर आता है तो उसको ये डिफॉर्मिटी वहां पे इस एक्शन को या एक्टिविटी को रोक ना सके। ओके, सो एक बेसिकली फिजियो का रोल यहाँ पे ये होता है। शोल्डर में, नी जॉइंट में, हिप में, एंकल में, फुट में, ट्रंक में कहीं भी ऐसा कोई डिफॉर्मिटी ना हो, ताकि वो नॉर्मल जो आपका गोल है उसको अचीव टाइम पे ना कर पाए। ओके, सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे फैमिली में जो भी गार्जियन है, अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है, लगता है कि उसका जो माइलस्टोन है काफी डिले है, वो टाइम पर उठ नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, सो काइंडली तुरंत से जल्द इसको आप जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे कंसल्ट करें आप, चाहे फिजियोथेरापिस्ट हो, स्पीच थेरापिस्ट हो, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो या ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, ताकि उस बच्चे को जितना जल्द हो सके आप ट्रीटमेंट करवाएंगे। सो चांसेस क्या होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट उसका हो रहा है, बस साथ ही साथ जो है उसका जो अदर जो माइलस्टोन अगर डिले हो रहा है उसको वहां पे एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि टाइम पर वो बोलना सीख जाए, टाइम पर वो खड़ा होना बैठना सीख जाए। ओके, सो यहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है उसको आपको प्रमोट करना चाहिए। और एक फैक्टर होता है सोशल स्टिग्मा का। बहुत सारे गार्जियन सोचते हैं कि हमारे बच्चे को लोग बाहर लेके जाएंगे तो उसको लोग बोलेंगे विकलांग हो गया है, पागल हो गया है, हैंडीकैप है या डिसेबल है। तो हमें इस जो सोशल स्टिग्मा है उससे बाहर निकलना चाहिए और उस बच्चे के वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि टाइम पे उसको अगर ट्रीटमेंट मिल सकता है सो मे बी वो नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करे और टाइमली अपने जो भी इसका फिजिकल लिमिटेशंस है या अदर जो लिमिटेशंस है उसको वो कोप अप कर पाएगा और अपने काम को सही टाइम से वो कर सकता है। सो ऐसे बच्चे को हमें एजुकेट करना होता है। कहने को 10 साल 15 साल का बच्चा है, बट कभी भी जो नॉर्मल बच्चे सीखते हैं उनको कभी सीखा ही नहीं है वो। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे उसको हम री एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि उस बच्चे ने कभी कुछ पहले सीखा ही नहीं है। उसका जो मेंटल जो लेवल है, जो एज है वो काफी कम है। सो हमें ईच एंड एवरीथिंग उसको सिखाना भी होता है। तो यहाँ पे जो भी आपके जो काउंसलर हैं या जो वोकेशनल ट्रेनर होते हैं या स्पेशल एजुकेटर होते हैं, इनका भी काफी अच्छा रोल होता है। सो ऐसे बच्चे में कंप्लीट रिहैब टीम का रिक्वायरमेंट होता है और हर व्यक्ति इसके लिए इंपॉर्टेंट है और हर जो टीम जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपना इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। सो आपको ट्राई करना चाहिए ऐसे बच्चे को इस टीम के पास लेके जाएं, ताकि उस बच्चे का ओवरऑल जो फंक्शन है या डेवलपमेंट है उसको सही तरीके से कर पाए हम लोग। ओके, सो होप सो आप इन सारे फैक्टर को ध्यान रखेंगे और उस बच्चे के वेलफेयर के लिए पूरी टीम के साथ आप कंसल्ट करेंगे और कीप पेशेंस, क्योंकि ऐसे बच्चे का इलाज काफी लंबा चलता है। सो हम लोग इसकी जो गार्जियंस की डिफिकल्टी को समझ सकते हैं, बट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि कीप पेशेंस और थोड़ा समय दें।
आप अपने जो टीम है उस पर थोड़ा सा फेथ रखें ताकि वो सही काम कर रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ट्रीटमेंट में मे बी 2 साल, 6 साल, 10 साल लग सकता है इसमें है। सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द सीपी एंड कैटेगरी ऑफ द सीपी, और कितने एज में उस बच्चे को आप डॉक्टर के पास दिखाने को लेके जा रहे हैं। ओके, सो आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ सीपी को डिस्कस करूंगा, कितने टाइप के सीपी होते हैं, उसका साइट ऑफ रीजन क्या होता है। मोस्ट कॉमन जो होते हैं दैट इज स्पास्टिक एथलेटॉइड, ओके, कोरियोएथलेटॉइड एंड द मिक्स टाइप ऑफ। तो हर सीपी बच्चों के अपने डिफरेंट फाइंडिंग्स होते हैं, उनका डिफरेंट अपना आईक्यू लेवल होता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। ओके, सो थैंक यू once again for watching my video so carefully and so patiently. Okay.